हम लोग टॉपिक कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने ऑप्टिक्स पे काम कर रहे हैं। हमारा चैप्टर ऑप्टिक्स चल रहा है और इसमें कंटिन्यूटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले टॉपिक तक हमने किसमें प्लेन मिरर के बारे में चर्चा की थी और हमने उसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में डिस्कशन किया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसा होता है, और हमने आपसे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा था। आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। हमने आपको कंटेंट समझा दिया था कि कैसे कंटेंट काम करता है, कैसे हम उस पर यूज करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब प्लेन मिरर में हमारा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद अब जो हम आगे के पार्ट पे चलते हैं, तो आगे हमारा काम आता है किसमें, स्फेरिकल मिरर पे। किस पे डिस्कस करेंगे हम लोग आज? स्फेरिकल मिरर पे डिस्कशन करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। प्लेन मिरर की बातें खत्म हो चुकी है, तो चलिए स्फेरिकल मिरर में आते हैं। स्फेरिकल मिरर में देखिए हमारे पास क्या है कि दो टाइप के मिरर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सा होगा? एक तो हमारे पास ये कौन सा, एक तो हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा और दूसरा कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। दूसरा कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। तो क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। इसको हमने बोल दिया कॉन्वेक्स मिरर और इसको हमने बोल दिया कॉनकेव मिरर। अब इसमें आप देखिए कि ये जो है ना, ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये क्या है? ये शेडेड रीजन है। कैसा बनता है ये देखिए, एक स्फेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक स्फेयर दिख रहा है आपको, और इस स्फेयर में से हमने क्या किया कि ये एक पार्ट कट कर लिया। ये हमने एक पार्ट कट कर लिया, छोटा सा पार्ट स्फेयर में। ये मेरे पास एक स्फेयर है और इसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने कट करके बाहर निकाल लिया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए तो कुछ ऐसा सा पार्ट हमारे पास आएगा, है कि नहीं है? कुछ ऐसा पार्ट हमारे पास आएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये चीज दिख रहा है ये, और ये हमारे पास ऐसा, देखिए ये ऐसा हमारे पास आएगा, है कि नहीं है? और जैसे हमने यहां से कट किया वैसे यहां से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहां से कट करूं तो क्या बनेगा मेरे पास? कुछ ऐसा सा पार्ट ये कट कर लेते हैं हम लोग यहां से, दिख रहा है आपको ये चीज, ये भी हमने कट कर लिया। तो एक स्फेयर से, स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है? एक स्फेयर का ही पार्ट है, एक स्फेयर है हमारा, उसका हमारा एक पार्ट बना दिया हमने, तो उसी से हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर बनता है। और इसी पार्ट को हम बोलेंगे भाई कंडीशन के हिसाब से कि अगर हमने इसको साइड कर दिया, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा तो कॉन्वेक्स बोल देंगे, इसको शेडेड रीजन बना दिया, यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा तो कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो ये बेसिकली एक स्फेयर का पार्ट होता है, इसलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमारा कि ये क्या है, हमारा एक स्फेयर का पार्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां तक आगे चलते हैं, क्या है बातें इसमें आगे बातों में। देखिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? देखिए कॉनकेव मिरर ऐसा केव जैसा होता है, कॉनकेव, केव दिख रहा है आपको यहां पे लिखा हुआ कॉनकेव। तो ये जो केव जैसा है ना, तो ऐसा जब सरफेस, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बाहर वाला देखिए कौन सा है, पहले हमने लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऐसा इनसाइड वाला है केव जैसा। तो ये इनसाइड वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको हमने कॉनकेव मिरर बोल दिया। और इसमें ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इन सारे पॉइंट्स पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। और ये कैसा बनेगा कि अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, ये कॉनकेव मिरर हुआ, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऐसा बनाते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम होता है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, है ना, ये ऐसा बनाएंगे। और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम कैसा बनाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग इधर से शेडिंग कर देंगे और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये हमारा कैसा होगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इसमें हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिख रहा है आपको, ये इनसाइड वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अगर आउटसाइड वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हमारा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। कि ये छोटा सी बातें हैं, इसमें जो टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है, ये चीजें हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। सारी चीजों को स्क्रैच से लेते हुए अपन स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक वन बाय वन जाएंगे, तो सब कुछ क्लियर रहेगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स भागा दौड़ी में मतलब ज्यादा स्पीड में रहते हैं, वेलोसिटी उनकी ज्यादा होती है कि एक साथ ही हायर कंटेंट पे जाए, तो ऐसा नहीं करते, अपन स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको ज्यादा स्पीड में जाना होता है वो हायर पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करना कर सकते हैं और भी टॉपिक्स के साथ, है कि नहीं? तो स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं सारे पॉइंट्स पे। बस इनको, ये सब चीजें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है, हम उसको रिकॉल करके ताकि अपन रिलेट करते जाए, बाद में कंटेंट प्रॉब्लम ना हो। कंसेप्ट हर चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज। चलिए अगली बातों पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए अब क्या है यहां पे, इन बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैराएक्सियल रे एंड फोकस ऑफ मिरर, और टर्मिनोलॉजी कुछ और जो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पैराएक्सियल रे क्या होता है जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए यहां पे बात करते हैं। अच्छा देखिए, तो पैराएक्सियल रे के बारे में अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे,
चलिए यहीं पे कर लेते हैं, फिर बाद में इसको रब कर लेंगे। अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे कि ये एक मिरर है मेरे पास, हम पैरा एक्सियल रे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जरा सा। ये हमारे पास एक मिरर है और ये इसका हमने एक एक्सिस बना दिया, ठीक है। अच्छा, एक छोटी छोटी बातों को और जान लेते हैं कि देखिए यहां से क्या होता है कि ये जो हमने पार्ट कट किया है ना, हमने कहां से कट किया, ये स्फीयर से कट किया हुआ है, तो इस स्फीयर का एक रेडियस ये भी होगा, है कि नहीं है। ये रेडियस किसका है, ये जो रेडियस है हमारे पास, यही रेडियस की बात कर रहे हैं। इस स्फीयर का रेडियस, इसी को हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर, ये किसका सेंटर है, ये किसका सेंटर है, जिस स्फीयर से हमने पार्ट कट किया है उसी का सेंटर है ये, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। हमको एक और रेडियस दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है कि आपको एक नया जो हमने कट किया, ये भी तो एक रेडियस सा दिख रहा है अपने को। ये देखिए तो ये भी एक रेडियस सा दिख रहा है जो हमने पार्ट कट किया है। तो ये अपर्चर ऑफ मिरर होता है या साइज ऑफ मिरर की बात में काम आता है ये, है ना। ये मिरर के अपर्चर के लिए बात आएगा, साइज के बारे में बात करेंगे ये हमारा साइज ऑफ मिरर बताएगा, है ना। ये हमारा साइज ऑफ मिरर के लिए काम आ सकता है ना। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होता है जिस कर्व से हमने इसको कट किया हुआ है, ठीक है। ये चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर वही, जो स्फीयर का सेंटर वही हमारे मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और ये जो दिखता है ये हमको साइज ऑफ मिरर के लिए काम आएगा, ठीक है। ये चीज, इस बात को समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें हमको समझना होता है। तो अगर मैंने आपसे एक चीज कहा कि ये रे हमने लिया यहां से, ठीक है, और चलिए दूसरा रे लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए एक रे अपन यहां से लेते हैं और दूसरा रे यहां से लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट करेगी, ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट करेगी, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज कहां जाएंगी, दोनों रेज फोकस पे जाएंगी, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना होता है, ये नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि देखिए भाई यहां पे अगर मैं भाई नॉर्मल बनाऊं, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा तो मैं नॉर्मल बनाता हूं। तो अगर मैं ऐसा नॉर्मल बनाऊं यहां पे, तो ये एंगल तो इसी एंगल से रिफ्लेक्शन होके आएगा हमारे पास, भाई उसी एंगल से रिफ्लेक्शन होके आएगा, है कि नहीं है। भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, उसी से रिफ्लेक्ट होके आएगा। यहां पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल बनेगा तो इस एंगल से रिफ्लेक्ट होके आएगा, यहां से आएगा कि नहीं आएगा, ये इस एंगल कुछ किसी और एंगल से रिफ्लेक्ट होके आएगा हमारे पास। तो ये जरूरी नहीं है कि दो पैरेलल रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगी, नो नॉट नेसेसरी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये पैरा एक्सियल रे नहीं है ना। पैरा, हमारा जो कंटेंट है, जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पैरा एक्सियल रे के साथ ही डील करते हुए पाए जाएंगे। हमारे पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमारा रे ऑप्टिक्स में अपने को पढ़ना होता है, इन ऑल केसेस वी विल डिस्कस विद द पैरा एक्सियल रे। और जो बच्चे जानते हैं, जो यूजुअली उनको याद रहता है बचपन से, क्लास 10th से, कि पैरेलल है तो यहां से जाएगा, पैरेलल है तो इसी पॉइंट से जाएगा, और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ये बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ये किस केस में होता है, ये पैरा एक्सियल रे का केस है। ये किसका केस है, ये पैरा एक्सियल रे का केस है। हर केस में ऐसा नहीं होगा। यहां पे देखिए पैरा एक्सियल नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां पे पैरा एक्सियल नहीं लेंगे इसको। हम समझ गए इस बात को कि पैरा एक्सियल रे क्या होता है। अब अगर अपन बात आते हैं पीछे, तो क्या है पैरा एक्सियल रे, कि पैरेलल रेज हुज एंगल ऑफ इंसिडेंस आर वेरी स्मॉल कॉल्ड पैरा एक्सियल रे। मतलब जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा ना, उसको अपन पैरा एक्सियल रे बोलेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, तब हम बोलेंगे कि ये पैरा एक्सियल रे है। अदरवाइज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो उसको हम पैरा एक्सियल रे में कंसीडर नहीं करेंगे। इनफैक्ट इन आवर कंटेक्स्ट, कि मैंने पहले ही बोला कि हमारे टॉपिक में जो भी कंटेंट है, जितना भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो सबका सब पैरा एक्सियल रे से ही कंटेंट अपने को डिलीवर करना है, पैरा एक्सियल रे को ही डिस्कस करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है यहां तक। ये चीज आप समझ गए। दूसरी बात क्या है, तो इसमें क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। मतलब कैसा हुआ कि अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं अगर मैं यहां पे बात करूं तो कैसा होगा, ध्यान से देखिए कैसा होगा
कि ये हमारे पास मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स डज नॉट मैटर, ये हमारे पास मिरर है, रेज कैसी होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बहुत नजदीक होना चाहिए ना, ये ऐसा रेज हमारा बनता जाएगा, है ना, आई मीन सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मान लेते हैं तो यहां से ये हमारा नॉर्मल बनेगा, तो ये जो रेज हैं ये पैरा एक्सियल रेज होंगी, ये रेज कैसी होंगी हमारी, पैरा एक्सियल रेज कहलाएंगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा, समझ गए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होना चाहिए मिरर, और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हमारा मिरर भी छोटा होगा, बहुत छोटा मिरर होगा, है ना, बहुत छोटा मिरर होगा, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, तो मिरर का भी अपर्चर जो होता है वो छोटा होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो भी क्वेश्चंस या कंटेंट आपके पास आएगा उसमें हमेशा ही ये कंटेंट लिखा हुआ होगा कि द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, मिरर द स्मॉल अपर्चर मिरर, जब भी होगा अपर्चर ऑफ द मिरर विल बी वेरी स्मॉल एंड द रेज विल बी पैरा एक्सियल। अब ये बात हमेशा मान के चलेंगे कि रे हमारा पैरा एक्सियल है, अगर स्पेशली ये इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि रे इज नॉट अ पैरा एक्सियल रे, तब तक अपन यही मानेंगे कि हमारा पैरा एक्सियल रे ही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा, और एंगल छोटा होगा तो उसके हिसाब से अपन डील करते हुए जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट याद रखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, ये पैरा एक्सियल के बारे में अपन छोटे क्लास में नहीं जानते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब क्या है फोकस की बात कर लेते हैं। अब अगर रेज पैरा एक्सियल है, तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरा एक्सियल रेज मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ये बना लिया मिरर, और ये हमने लिया, ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से पैरेलल एक्सिस पैरा एक्सियल रेज जो होती हैं ये पैरा एक्सियल रे, ये भी मान लेते हैं पैरा एक्सियल रे। रिफ्लेक्शन के बाद जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करती है उसी को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इनका मीटिंग होना है उसको अपन फोकस बोलते हैं। पैरेलल रेज है ना, आफ्टर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द surface of the mirror meets at a particular point on the principal axis and that is what focus। समझ में आ गया, इसको अपन फोकस बोलते हैं, है ना, ये चीज समझ में आ गया कि पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरा एक्सियल रेज मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब आया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की यहां पे बात कर रहे थे कि हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखिए, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन होता है, उसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और 2 पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक लाइन क्रॉस कर सकता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ही पॉसिबल है। नंबर ऑफ एक्सिस कैन बी इनफाइनाइट। अगर मैं पूछूं किसी भी मिरर में नंबर ऑफ एक्सिस कितना हो सकता है, ऑल द लाइंस पासिंग फ्रॉम द पोल इज द एक्सिस, ऑल द लाइंस पासिंग फ्रॉम द पोल इज द एक्सिस। ये अगर पोल है तो यहां से पास करने वाली जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस आप बना सकते हो, दोज ऑल आर द एक्सिस ऑफ द मिरर। बट व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग pole with center of curvature is principal axis। तो number of axis can be infinite, number of axis can be infinite, principal axis only one, कितने हो सकते हैं, only one, है ना, और axis, number of axis अगर यहां बात करें, number of axis it can be infinite, it can be what, infinite, number of axis infinite हो सकते हैं, but principal axis की बात करें तो वो 1 ही होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये हमारे पास क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से देख लीजिए कि ये हमारा पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां से यहां तक पोल का भाई फोकस समझ में आ गया क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ लिया आपने क्या होता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां से आगे चलते हैं। अब फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, तो देख लीजिए ये हमारा पोल रहा और ये फोकस रहा, यहां से यहां के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। पोल से फोकस का फोकस पॉइंट जो होता है फोकस,
उसके डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, भाई पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को रेडियस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। पैरा एक्सियल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट करेंगे, फोकस पे मीट करेंगे। ये रूल्स अपने को याद रखना है, ये डेफिनेशंस अपने दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस वाले केस में ये सैडेड रीजन है हमारा बाहर की तरफ, है ना, और इस वाले केस में हमारा कौन सा, ये इनसाइड में जो है ये सैडेड रीजन है, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर, इन बातों को आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां से जब आगे चलते हैं, देखिए आज क्या है, इंफॉर्मेशन है इसमें, मतलब जब अपन स्फेरिकल मिरर का इंफॉर्मेशन वीडियो है, इंफॉर्मेशन सारी चीजों की मिल जाएगी, फिर इसमें मैग्निफिकेशन वगैरह जोड़ के अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं, और हम लोग बनाएंगे, है ना। मैग्निफिकेशन वगैरह को आपने देखा है कि जैसे जैसे कंटेंट आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हुए जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां से आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या होता है भाई, वैसे तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू आर बाई टू, बचपन से पढ़ते आते हैं, F इक्वल टू आर बाई टू बिल्कुल होता है, सही है, हमारे केस में सही है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं सही होता है। एक्चुअली जो होता है F इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, आपको गैलेक्सी के बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे ऐसे फॉर्मूलेज कि F इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा, एक्चुअल रिलेशन ये होता है। बट इन आर केस, इन आर कंटेक्स्ट हमने क्या बोला कि ऑलवेज हम लोग पैरा एक्सियल रे के साथ ही डील करेंगे, ऑलवेज हम लोग पैरा एक्सियल रे के साथ ही डील करेंगे, है ना। ऑलवेज इन आर कंटेक्स्ट वी ऑलवेज डील विद द पैरा एक्सियल रे ओनली। पहले ही हमने इस चीज को लिख दिया है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम हम पैरा एक्सियल रे के साथ डील करेंगे। तो उस केस में, पैरा एक्सियल रे के केस में जो ये फॉर्मूला F इक्वल टू आर बाई टू ये होता है, हम इसको डिराइव भी कर लेते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट को क्यों छोड़ते जाएं, मजा भी आता जाएगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। देखिए क्या है, हमने एक ये मिरर बना लिया, ठीक है, यहां पे इसका ये पोल बनेगा, नो डाउट, इसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको अपन फोकस मान लेते हैं, ठीक है। और अपने को पीएफ निकालना है, क्या करना है, पीएफ निकालना है, और पीसी, यहां से ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है, ये तो ऑब्वियस सी बात कितना है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये तो हमारे पास कितना है, देख लीजिए, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही हमारा, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, आर कहलाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए ओके, पैरा एक्सियल कोई एक रे आती है, अभी नहीं कहते कि पैरा एक्सियल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से किसी पॉइंट से क्रॉस कर गया, ठीक है, किसी, अभी नहीं कह रहे कि फोकस, हमारा फोकस ये एक पॉइंट से क्रॉस किया, उसका नाम हमने एफ ले लिया, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पैरा एक्सियल रे की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कोई सा भी रे लिया, कहीं किसी एक पॉइंट से गया, उस पॉइंट का नाम हमने एफ ले लिया, ठीक है। हम अपन यहां पे एरोज भी लगा लेते हैं। चलिए यहां पे बनाएं, यहां पे अब क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे भाई, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन नॉर्मल बनाएंगे, इसका नाम एम दे देते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल होगा, राइट। कोई कंफ्यूजन इस बात में, कोई कंफ्यूजन इस बात में। रे ऑप्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रे डायग्राम जिसने समझ लिया उसके बाद उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, रे डायग्राम हो गया, उसके बाद तो ज्योमेट्री करना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो एक बार रे डायग्राम समझ लिया, ज्योमेट्री लगाते गए, काम होता गया, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन थीटा मान लेते हैं, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों थीटा थीटा तो ऑब्वियसली ये 2 थीटा होगा, तो डायरेक्ट भी यहां से आप बोल सकते हैं F इक्वल टू आर बाई टू, अगर पैरा एक्सियल है तो। बट अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपन तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे से डिराइव करेंगे, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है ये चीज। चलिए अब अगर ये ध्यान से देखिए, ये लाइन, ये ऐसा ब्लैक वाला, और फिर ये, अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा कहलाएगा, ऑब्वियसली कहलाएगा। जेड फॉर्मेशन, ध्यान से देखिए, ये रे ऐसा गया, ये नॉर्मल वाला, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई कंफ्यूजन इस बात में, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, बहुत अच्छी बात है, ये भी समझ गए आप, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए जरा यहां से कि ये भी थीटा, एक ट्रायंगल मेरे पास कौन सा नाम देते हैं, सी है मेरे पास, एफ और एम है, ट्रायंगल सी एफ एम देखिए तो जरा सा, ट्रायंगल सी एफ एम की अगर अपन चर्चा करें, जरा उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। ट्रायंगल सी, कौन कौन सी बात कर रहे थे, सी एफ एम, ट्रायंगल सी एफ एम, क्या कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए तो ये ऐसा,
यहां से ये ऐसा है ना, और ये ऐसा ले लेते हैं और कुछ ऐसा, इस तरीके से कोई ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ये अगर आपको सही से दिख रहा हो तो कुछ ऐसा ही ट्रायंगल बन रहा है हमारा, नहीं बन रहा है क्या? देखिए तो, और जिसमें ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, क्या ऐसा ही है हमारे पास? देखिए तो ये हमारा C, इसका नाम F और इसका नाम क्या है M। क्या ट्रायंगल CFF में ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है? और बाय ज्योमेट्री हम एक बात जानते हैं कि अगर ऐसा ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गया, CFF में कैसा हो गया? इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गया। और एक बात हम क्या जानते हैं कि बाय ज्योमेट्री इस बात को हम लोग जानते हैं कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल में अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं अपोजिट आर्म पे, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं अपोजिट आर्म पे, तो ये जो पॉइंट होगा इसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, P नहीं लेते हैं, N ले लेते हैं। तो ये जो N होगा हमारा, है ना, चलिए A ले लेते हैं, N भी, N से हमने नॉर्मल को शो किया है ना, तो A ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो आपको, है ना, नेमिंग में। चलिए, तो ये जो A पॉइंट है वो CM साइड को बाइसेक्ट करेगा। पॉइंट A will bisect the side CM। कहां से जानते हैं इस बात को हम लोग? बाय ज्योमेट्री इस बात को हम लोग जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर, ध्यान से रे डायग्राम देखना है, और ये हमने A लिया, तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन इस बात में? और ये एंगल कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। ये एंगल कैसा हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन इस चर्चा में, इस बात में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए CA का वैल्यू क्या होगा? अगर आप डायग्राम को सही से देखें तो CM बेसिकली यहां से यहां तक है क्या? यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है। देखिए तो, ये सेंटर से भाई किसी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन रेडियस ही तो होता है। तो क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है? क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है? बिल्कुल। देखिए, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास? तो ये R ही तो है। तो इतना सा पॉइंट कितना हो जाएगा? R/2। और ये भी कितना हो जाएगा? R/2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास अगर हम CA की बात करें तो CA इज इक्वल टू R/2। नहीं आया समझ में? CA इक्वल टू R/2 आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? ये चीज क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करने वाले हैं कि CF का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको अब मुझे क्या चाहिए? PF का वैल्यू चाहिए। तो हम पहले CF निकाल लेते हैं, फिर PC माइनस CF कर देंगे तो PF आ जाएगा। देखिए, ये लाइन है यहां से, यहां पे P, यहां पे F, यहां पे C। हम PC का वैल्यू मुझे पता है R, CF का वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस CF इज इक्वल टू PF आएगा कि नहीं आएगा? वही तो अपन काम कर रहे हैं, यही चीज अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी सिंपल। इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं कि आप देखते जाइए कि अगर ज्योमेट्री रे डायग्राम समझते जाएंगे तो ज्योमेट्री से सारा काम आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आया मेरे पास? R/2। कितना आया मेरे पास? ये वैल्यू R/2। अब जरा सा ये कौन सा ट्रायंगल FAC को बाहर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल FAC को देखिए तो, ट्रायंगल FAC कैसा है ट्रायंगल हमारा? भाई ये रहा और ऐसा है, जिसमें ये 90 डिग्री A पे, ये F है और ये C है, ये एंगल थीटा है और ये R/2 है। क्या ऐसा ही है? जरा सा देखिए तो, क्या ये ऐसा ही है? जरा सा देखिए, यहां पे नहीं आया समझ में। और ये CF कैसा है? CF हमारा हाइपोटेनियस साइड है। CF हमारा कैसा है? यहां पे हाइपोटेनियस साइड है कि नहीं है? तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं? cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या R/2, भाई बेस R/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है? CF R/2 और डिवाइड बाय CF तो इनटू CF। बोलिए होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में ये चीज? और इसी को अगर मैं आगे करूं तो CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2 cos थीटा। R/2 cos थीटा होगा कि नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन यहां तक? और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? CF इज इक्वल टू R/2 sec थीटा। क्या मैं यहां तक लिख सकता हूं? कोई कंफ्यूजन इन बातों में? इन बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ में यहां तक? बहुत अच्छी बात है। यहां पे फिर से देख लीजिए, इस ट्रायंगल से ये हमारा कैसा है? बेस बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल, और ये हाइपोटेनियस बन जाएगा CF, और ये हमारा AF है ना। तो यहां से हमने R/2 वैल्यू निकाल लिया है। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? CF इज इक्वल टू R/2 sec थीटा कैलकुलेट कर लिया। सिंपल सी बात। अब मुझे क्या चाहिए था? PF चाहिए था। तो यहां से PF इज इक्वल टू क्या बनेगा? PF इक्वल टू PC माइनस CF। PC माइनस CF, जरा सा वैल्यूज डाल दीजिए
पीसी का वैल्यू कितना भाई, ये तो आर है, ये तो मुझे पता है आर है, तो दिस इज आर माइनस सीएफ हमने कितना निकाला है, r/2 sec थीटा, r/2 sec थीटा। ये हमारा होता है, ये हमारा पीएफ का वैल्यू आया, ये क्या आया हमारा, पीएफ का वैल्यू आया। ठीक है ये चीज। अब क्या है, यहां तक समझ में आ गया, ये एक्चुअल डेटा हुआ, ये एक्चुअल डेटा हुआ है ना। अब क्या मानते हैं कि इफ, अब यहां से नोट पे डालते हैं, इफ रेज आर पैरा एक्सियल, रेज आर पैरा एक्सियल, देन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो cos थीटा इज नियरली इक्वल टू sec थीटा इज नियरली इक्वल टू 1। क्या मैं ऐसा यूज कर सकता हूं, अगर sin थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है कि नहीं होता है ना। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, cos थीटा इज नियरली इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं, यहां पे sec थीटा के बदले 1 पुट कर दीजिए। सो यहां से pf इज इक्वल टू क्या बनेगा, r माइनस r/2 एंड दैट गोज फॉर pf इज इक्वल टू r/2, और क्या pf ही फोकल लेंथ है, दैट इज r/2। ये इस केस में तो f इक्वल टू r/2 जो हमारा है, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में काम आता है, जब रेज हमारा पैरा एक्सियल रे है, जब रे हमारा कैसा है, पैरा एक्सियल रे है, उस कॉन्टेक्स्ट में अपन f इक्वल टू r/2 की बात कर सकते हैं और करते हैं। हाँ ये अच्छी बात है कि हमारे कंटेंट में जो भी चीजें हैं वो f इक्वल टू r/2 से ही काम करना है, बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको क्या करे कि f इक्वल टू r/2 का ही क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि आपको ऐसा ना बोले क्वेश्चन में कि पैरा एक्सियल रे है और आपसे पूछ ले कि बताओ क्या वैल्यू होगा, मुझे रिलेशन बना, ये डिस्टेंस pf निकाल के बताओ, ऐसा आपसे पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, r माइनस r/2 sec थीटा। अगर आपको इसमें बहुत सारी, मतलब ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल चीज बात है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड फिजिक्स की बुक्स को निकाल के देखेंगे, जैसे ऑप्टिक्स के लिए आप गैलेक्सी को निकाल के देखिए, तो आपको मिल जाएगा ये डेरिवेशन वहां भी, है कि नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है, इसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ये चीज। और अगर अपन डायरेक्ट ही पैरा एक्सियल मान ले, अगर मैं डायरेक्ट ही पैरा एक्सियल मान लूं, तो फिर इसी केस में देख लीजिए, बताया था ये दोनों थीटा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, बस हो गया, डायरेक्ट ही हो जाएगा यहां से प्रूफ, ये थीटा ये थीटा ही होगा, ये 2 थीटा, f इक्वल टू r/2, डायरेक्ट ही बात हो गई। अगर पैरा एक्सियल ही मान ले तो, समझ गए इस बात को। तो ये बात भी आपको याद रखना है, इसको मिस नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे बुक्स में आप निकाल के देखेंगे तो इस पे भी डिपेंडेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये भी डेरिवेशन किया हुआ होता है। ये चीज समझ में आ गया क्या चीज है हमारा ये, है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहां से आगे चलते हुए क्या कर सकते हैं, है ना। अच्छा इसके प्रॉब्लम्स की अगर अपन बात करें तो प्रॉब्लम्स में कैसे हो सकता है, जैसे देख लीजिए, मतलब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको कि ये एक मिरर है हमारे पास, है ना, और इस मिरर का आर बोल देते हैं कितना 10 सेंटीमीटर, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का हाइट बोल देते हैं मान लीजिए कितना 5 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे रेज पैरा एक्सियल रे नहीं होगी, क्योंकि रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, दोनों कंपैरिजेबल है, तो उस केस में रेज पैरा एक्सियल नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि 5 मिलीमीटर है ये साइज, तो रेज पैरा एक्सियल होंगी, तो f इक्वल टू r/2 कर देंगे। बट इस केस में f इक्वल टू r/2 नहीं होगा, हमें थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद r माइनस r/2 sec थीटा से फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ गए इस बात को। तो ये भी देखना है कि r के रेंज में क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपैरिजेबल है, अगर ऐसा है तो अपन छोड़ देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वही 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर रेडियस और 5 मिलीमीटर मैंने 5 मिलीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो f इक्वल टू r/2 होगा। दैट्स वेरी क्लियर थिंग, समझ गए इस चीज को। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे वाली बातों पे। क्या है अगली बातें, साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको, इवन की वेरी सिंपल कंसेप्ट। Still a lot of students, too many students, what happens, they get confused, they always remains in the confusion कि where to use positive, where to use negative, how to implement the sign convention, where we need to implement the sign convention, where we do not need to implement the sign convention. I have seen in my career too many students are always stays in the confusion only कि what to do, what not to do. कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एंड ऑफ द डे मैं आपको एक छोटा सा और कंसेप्ट बता दूंगा मिरर के लिए, तो वहां पे आपका काम साइन कन्वेंशन से और आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। सबसे पहला इस इंफॉर्मेशन से काम स्टार्ट करते हैं। क्या है इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू,
जब भी अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे वो हमारा u से डिनोट किया जाएगा। इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इमेज डिस्टेंस को अपन v से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ की बात करें उसको अपन स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। ये डिनोमिनेशन हो गया कि कैसे अपन डिनोट करेंगे, है ना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से किया, फोकल लेंथ को F से किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से किया और इमेज डिस्टेंस को V से किया। ये समझ में आ गया। चलिए अगली बात है कि भाई किया तो, लेकिन डिस्टेंस मेजर कैसे किया? तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ध्यान दीजिए क्या होता है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मतलब क्या है कि ये हमारा एक मिरर है और ये हमने, अब हम जब भी बात करेंगे पैराएक्सियल रे की बात करेंगे, है ना, ये अब हो गया कि अपन पैराएक्सियल रे की बात करेंगे। स्पेशली क्वेश्चन में ऐसा डेटा या ऐसा इंफॉर्मेशन इनपुट है कि पैराएक्सियल नहीं बनेगा, जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल आपको समझाया। इन दैट केस वी विल से इट्स नॉट अ पैराएक्सियल, अदरवाइज वी ऑलवेज हैव द पैराएक्सियल रे ओनली। ओके चलिए अब यहां पे ये पोल हो गया, ये हमने ले लिया फोकल लेंथ, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ, ये एफ ले लिया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ले लिया। तो जो भी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो सारा का सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाएगा। मान लेते हैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, सपोज कर लीजिए, है ना, ए बी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका इमेज जो बना कहीं यहां पे इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अभी मान लेते हैं रेड, अगर देख लीजिए तो यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की बात करें तो क्या होगा पी ए। एवरीथिंग विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। भाई ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस ये है ना, तो ये हमारा v कितना हो जाएगा पी ए डैश। ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। हमेशा पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज हमेशा पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करना है। चलिए पी एफ की बात करें, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा पी एफ, है ना, और अगर अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो क्या हो जाएगा पी सी। तो देखिए हर चीज अपने को कहां से मेजरमेंट स्टार्ट करना है, पोल से। सो ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज व्हाट यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज व्हाट इमेज डिस्टेंस। देखिए किधर भी, अगर इधर भी मेजर, मान लीजिए कहीं यहां पे इमेज बन रहा होता, सपोज कर लीजिए, तो भी पोल से ही मेजर करेंगे। याद रखना है मेजरमेंट हमेशा स्केल कहां से लगाएंगे, पोल से लगाएंगे। बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं साइन कन्वेंशन में, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या लेंस का भी साइन कन्वेंशन आता है, यहां भी है, और साइन कन्वेंशन अलग नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन लेंस में अलग हो जाता है, बट कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कंसेप्ट तो हमेशा भाई लेंस में अपन ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर लेंगे, यहां पे पोल से मेजर कर लेते हैं, है कि नहीं है, कंसेप्ट सेम ही होता है, इंप्लीमेंटेशन अलग हो जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा ही नहीं होना है, एक ही बार कंसेप्ट को पढ़िए, हर जगह वही कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ये चीज। चलिए पहली बात हो गई। दूसरी बात देखते हैं कि मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अभी समझ लीजिए, फिर मैं इसको अलग से भी समझाता हूं क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। अगर ये मेरा एक रे है, आई मीन मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो जो रेंज होगी वो ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे जाती है, रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं इमेज बनाती है। मैं ऑब्जेक्ट हूं, सामने मिरर लगा हुआ है, तो यहां से रेज जाएगी ना, मेरे बॉडी से रेज जाएगी और वहां पे रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आएगी, है कि नहीं है। यही होता है, हमारी आंखों पे पड़ती है, हम उसका इमेज देखते हैं, यही तो होता है। तो यहां से रेज निकलेगी तो इधर की तरफ गई कि नहीं गई, यहां से रेज निकलेगी तो इधर की तरफ गई कि नहीं गई, है कि नहीं है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां से जिसको जाना होगा वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। तो प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कैसा है, ये रहा। हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे। अब मेजर हमेशा कहां से करना है, पोल से करना है। मेजरमेंट हमेशा कहां से करना है, पोल से करना है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं ना, तो उसको अपन पॉजिटिव मेजर करेंगे। समझ में आया। इन द, क्या लिखा हुआ है यहां पे कि इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, देखिए मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। उसके प्रोपोगेशन रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और देखिए यहां पे, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जरा सा देखिए, यहां अगर मैं बात करूं, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करनी है, तो PA, अगर मैं PA की बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मुझे क्या, अगर मैं ऐसे मेजर करूंगा कि ऐसे मेजर करूंगा, ऑब्वियसली ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली, तो मुझे क्या राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा।
जबकि रेज लेफ्ट से राइट जा रही है, मुझे आना है राइट से लेफ्ट, और रेज कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट, तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मेजरमेंट अपोजिट टू द प्रोपगेशन ऑफ रे इज व्हाट, इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो प्रोपगेशन होता है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो उसके डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जांपल देख लीजिए एक और चीज, कि अगर मैं मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, यहां पे देखिए, अब ऑब्जेक्ट तो अपन रखेंगे मिरर के भाई सामने ही ना, यहां तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं, मिरर के पीछे रखेंगे तो सामने ही, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अपन, अब ये क्या, ये होगा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा, फोकस भी कहीं यहां पे होगा। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में अगर अपन आर की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आर की बात कैसा करें तो नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फोकस की बात करें तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं, आई मीन सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां अभी भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखिए अब ये हमारा पोल है ना, तो अभी मैं अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करूं तो पी आर, क्या मैं इधर की तरफ जाऊंगा ऐसे मेजर करूंगा, और इंसिडेंट रे भी उधर की तरफ ही है, तो क्या ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा? नहीं आया समझ में? क्लियर है ये चीज? मैं एक और मिरर में एक और कंसेप्ट बता दूंगा ताकि आपको सब क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। अच्छा, अब इसको मैं क्या करता हूं, रब करके इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में समझा देता हूं कि जो यूजुअली बुक्स वगैरह में कैसा लिखा रहता है वो मैं आपको समझा देता हूं, वो डायग्राम बना देता हूं, है ना। मॉडर्न साइन कन्वेंशन के नाम से बड़ा बड़ा नाम लिखा जाता है, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मॉडर्न साइन कन्वेंशन, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, याद रखना है, सिंपल सी बात क्या याद रखना है कि अगर अपन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाके मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर अपन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाके मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो मेजरमेंट हमको कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाके मेजर कर रहे हैं तो हमको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर फिर से, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर अपन इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं देन दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। दैट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। इंसिडेंट रे को याद रखना है, इंसिडेंट रे को याद रखना है। अगर इंसिडेंट रे का कंसेप्ट आपको याद रह जाता है तब तो साइन कन्वेंशन में चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, डज नॉट मैटर, कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। इनसे, और दूसरी बात क्या याद रखना है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो पहली बात, दूसरी बात कि हर डिस्टेंस को मेजर कहां से करना है, पोल से मेजर करना है। चलिए अब मॉडर्न साइन कन्वेंशन में कैसा होता है, क्या चीज होता है उसको देख लीजिए, कैसे लिखा जाता है बुक वगैरह में। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, तो इधर क्या होगा हमारा पॉजिटिव, और इधर क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। सिंपल सी बात, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये ले लिया हमने, ठीक है ये चीज। अब अगली बात पे देख लीजिए क्या है, क्या है अगली बात यहां से कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डेटा इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो कुछ इधर की तरफ मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, है ना। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं इधर की तरफ कुछ मेजर कर रहा हूं तो इसको पॉजिटिव लेंगे। बस इसी को मॉडर्न साइन कन्वेंशन बोल दीजिए, एक्सिस पे लेके आ जाइए, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रखनी है कि यही हमारा मॉडर्न साइन कन्वेंशन भी हो गया, ठीक है। ये चीज समझ गए इस बात को यहां तक कि साइन कन्वेंशन किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए, फॉर मिरर, ट्रिक फॉर मिरर, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए कहां पे क्या होगा, फिर इस पे चर्चा करेंगे। चलिए कॉनकेव में डेटा लिखते हैं, कैसा होगा कॉनकेव मिरर का। ये होता है कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ f मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर f की बात करें तो f इक्वल टू क्या होगा, और यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट अपन डाल देते हैं, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट O, ठीक है। तो भाई फोकल लेंथ क्या हो जाएगा pf, मेजरमेंट इधर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लें तो क्या होगा pc, इधर मेजर हो रहा है ये भी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट u की बात कर लें तो po, ये भी नेगेटिव। और इमेज का डिस्टेंस तो इमेज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, दैट इज अकॉर्डिंगली टू द रे डायग्राम। वो तो अपन निकालना सीखेंगे कि इमेज का पोजीशन कहां होता है। ये कॉनकेव मिरर की बात हो गई। अब जरा कॉन्वेक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। कॉन्वेक्स में देख लीजिए,
तो हमारा कैसा होता है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इधर से भाई पॉलिशिंग कर देंगे, ये हो गया। अब इसका यहां पे F मान लेते हैं, यहां पे R मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट तो कहीं यहीं पे रखा जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट तो कहीं यहीं पे रखा जाएगा। तो यहां पे अगर मैं PF की बात करूं तो देखिए प्लस F हो जाएगा यहां पे, क्यों, क्योंकि भाई इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही है ना, इसमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा, ये इंसिडेंट रे, ये यहां पे इंसिडेंट रे, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। चलिए पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेंटर मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो PC हो जाएगा यहां से, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारा पोल है ना, यहां भी ये पोल है, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है ये चीज हमारा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर ले तो PO कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, -U। और फिर इमेज डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो इमेज की डिस्टेंस पे तो अपन चर्चा करेंगे कि क्या होता है, इमेज डिस्टेंस पे तो अपन चर्चा करेंगे कि कैसे बनता है। वैसे इस केस में वर्चुअल इमेज ही बनता है हमेशा, और वर्चुअल मतलब पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है ये चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पे हमेशा पॉजिटिव बनेगा, यहां पे तो इस केस में तो हमेशा ही हमारा V भी पॉजिटिव ही ले लीजिए, ये होता है, देख लेंगे वो भी हम लोग चेक करेंगे, वो होता ही होता है V भी, यहां पे, यहां तो पॉजिटिव ही होता है V, ठीक है ये चीज समझ में आ गया। चलिए यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, इस केस में चर्चा करेंगे। अब मैं कंसेप्ट की बात, एक ट्रिक बोल रहा था, ट्रिक फॉर मिरर में साइन कन्वेंशन के लिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसका ट्रिक बताते हैं। देखिए ये एक मिरर है मान लीजिए, इसमें ये साइड कैसा है, पॉलिश्ड, और ये साइड कैसा है, मिरर। फर्स्ट केस हो गया। दूसरा देखिए, अभी क्या करेंगे, अच्छा कॉन्केव बना रहा था ना अपने को, इसमें ये साइड कैसा है, पॉलिश्ड, ये साइड कैसा है, मिरर, और ये तो पोल है दोनों में, ये भी पोल हो गया और यहां भी पोल हो गया। देखिए मिरर में क्या है हमारे पास, अब छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए, मिरर में MI, मिरर में क्या है, MI बोले तो क्या, माइनस में क्या होता है, MI, तो मिरर की तरफ जो भी होगा ना वो माइनस होगा। मिरर की तरफ कोई डेटा अपन लेंगे, मिरर की तरफ कोई डेटा लेंगे, देखिए F क्या नेगेटिव है, देखिए C क्या नेगेटिव है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या नेगेटिव है, MI माइनस, मिरर की तरफ जो लेंगे वो नेगेटिव। PO पॉलिश्ड, तो PO क्या हो गया, पॉजिटिव, PO पॉजिटिव, PO पॉलिश्ड, तो पॉलिश्ड की तरफ जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, मतलब इधर जो भी लेंगे पॉजिटिव, इधर जो भी लेंगे वो नेगेटिव। सिंपल कंसेप्ट याद रहेगा ये, लेकिन ये सिर्फ मिरर में काम करेगा क्योंकि लेंस में पॉलिश्ड नहीं होता है ना, तो ये मिरर में काम करेगा, ठीक है। मिरर की तरफ जो लेंगे वो माइनस, MI मिरर, MI माइनस तो माइनस, PO पॉजिटिव, PO पॉलिश, तो पॉलिश की तरफ जो लेंगे वो कैसा हो जाएगा हमारा, प्लस, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए MI मिरर, तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, PO पॉलिश, तो इसमें देखिए R वगैरह सब इधर था ना, F इधर था, R सब भी इधर था, तो देखिए तो क्या है मेरे पास इसमें, PF पॉजिटिव है क्या, PO पॉलिश की तरफ है ना इसमें F, तो पॉजिटिव, देखिए तो PC PR देखिए तो PC रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर की तरफ है, पॉलिश की तरफ, PO पॉजिटिव, PO पॉलिश तो पॉजिटिव, PO ऑब्जेक्ट देखिए तो क्या है मिरर की तरफ है, यहां पे ये मिरर की तरफ तो माइनस, दैट्स इट। ये मिरर के लिए साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। और बिलो द एक्सिस नेगेटिव, अबव द एक्सिस पॉजिटिव, बेसिकली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बिलो द एक्सिस पॉजिटिव और अबव द एक्सिस नेगेटिव। समझ गए इस चीज को, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं इन बातों में, क्लियर है बिल्कुल यहां तक। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाता है तब फिर अपन क्या करते हैं, तब अपन मिरर फॉर्मूला पे जाया जा सकता है। अगर साइन कन्वेंशन क्लियर है ये कंसेप्ट आपका, तो कुछ बातों को याद रखते हुए अपन किस पे, मिरर फॉर्मूला पे जा सकते हैं। क्या है मेरा रूल्स फॉर रे डायग्राम, क्या है रूल्स फॉर रे डायग्राम, देखिए पहला रूल की बात कर लेते हैं, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसको याद रखते जाना है बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बनेगा बड़ा बढ़िया सा कंसेप्ट है ना। तो ये हमारा हुआ मिरर है ना, रे पैरेलल टू, और हमने कहा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम व्हाट, फोकस से पास करेगा। पहला चीज हमेशा ऐसा होगा, हाँ, क्योंकि हमेशा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में पैरा एक्सियल रे की बात कर रहे हैं। अगर ये पैरा एक्सियल रे नहीं होता तो ऐसा नहीं होता,
लेकिन हमने पहले ही इस बात को समझा दिया है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैराएक्सियल रे ओनली, इन आवर कंटेक्स्ट वी विल हैव ओनली पैराएक्सियल रे, सो द पैराएक्सियल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। क्लियर? दूसरी बात क्या कहता है, देखिए कि रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये हमारा मिरर, अब ये फोकस, कोई रे ऐसा फोकस से पास हुआ, रिफ्लेक्ट होके ये ऐसा पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसा हो जाएगा, ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। और ये कहां से पास किया है, हमारा फोकस से पास कर रहा है। ठीक है ये चीज, और ये तो पोल है, सबको पता है ये पोल है। चलिए थर्ड पे बात करते हैं, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस इट पाथ। मतलब ये हमारा एक मिरर है, ये रहा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, मतलब कोई रे यहां से आई यहां गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ से रिटर्न आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, 0 डिग्री है ना। ये तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वही तो नॉर्मल है हमारा स्फेरिकल मिरर में। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वही तो हमारा नॉर्मल है, राइट? यही तो नॉर्मल है, यही तो, इसी को तो नॉर्मल बोलते हैं। तो भाई नॉर्मल से, नॉर्मल की अलोंग लाइट जाएगी तो कैसा होगा, 0 डिग्री, उसी पाथ पे रिटर्न आ जाएगी। 0 डिग्री का रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0 डिग्री। समझ में आ गया? उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। बहुत अच्छी बात है। अगली बात क्या है यहां से, अगली बात हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, कि नेक्स्ट क्या बोलता है कि रे इंसिडेंट ऑन पोल। मतलब क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट देखिए, ये पोल है, यहां पे कोई रे ऐसा इंसिडेंट कर रहा है कुछ एंगल थीटा के साथ, तो इसी थीटा एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये रिटर्न भी आ जाएगा, ये मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जिस एंगल पे इंसिडेंट किया उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। भाई एंगल वही हमारा, पोल पे अगर ऐसा इंसिडेंट करेगा तो ये रे को हम ट्रेस करेंगे। ये चारों रे बनाने का एक तरीका हो गया, और इन्हीं चारों रेज को यूज करके अपन रे डायग्राम भी बनाते हैं किसी भी केसेस में। मैं यहां पे आप लोगों को कि जो होता है ना कि केसेस होते हैं, एक चीज देखिए, इसके बाद मैं सीधा मिरर फॉर्मूला पे पहुंच रहा हूं। क्यों मिरर फॉर्मूला पे पहुंच रहा हूं? आप कहेंगे सर इससे पहले छोटी छोटी बातें अगर आप बता ही रहे हो तो फिर रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन भी तो बता देते। तो इमेज फॉर्मेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं इमेज फॉर्मेशन आपको, क्योंकि वो क्लास 10th में आप बना चुके हैं कि ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, एफ पे रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, बिटवीन एफ एंड पी रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो ये बच्चों वाली बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस चीज को एक लाइन में समझाता हुआ चला जाऊंगा, है ना। तो मिरर फॉर्मूला हमारा, चलिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। ये चीज आप फॉर्मूले को याद करके, ये फॉर्मूला होता है, हम डिराइव भी कर देंगे आपको, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। और यहां से आगे क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में, कि इस मिरर फॉर्मूले को यूज करते हुए, इसको डिराइव करते हुए, और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं तो ये हमारे पास एक मिरर है, ये पोल है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई मीन फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और एक ऑब्जेक्ट, एक थिन रॉड ऐसा रखा हुआ है, ये थिन रॉड ऐसा रखा हुआ है, ये हमारा एक थिन रॉड ऐसा रखा हुआ है, सच दैट कि एक एंड जो है इसका नाम ए और बी दे देते हैं। तो बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रहा है, बी क्या कर रहा है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इसका साइज ऑफ इमेज बताना है, या चलिए, और इसका लेंथ कुछ गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे लेंथ ऑफ इमेज बताना है आपको, कि लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट, ये समझाना है। आप इसको ट्राई करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे कहां पे, इन क्वेश्चंस को करते हुए, मैग्निफिकेशन वगैरह यूज करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैग्निफिकेशन के बाद अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं इसमें, है ना। तो यहां से काम अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए। ओके, थैंक यू।